नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, ग्रेड एग्ज़ाम तथा पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन लिए गए हैं जो रिवीजन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निकृष्ट वस्तुओं की दशा में आय प्रभाव होता है अनंत, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव जो है वह ऋणात्मक होता है। डी ऑप्शन सही है। मांग की आयलोच से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो मांग की आयलोच का तात्पर्य मांग की उस परिवर्ती मात्रा से है जो आय तथा अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को डी क्यू अपान डी पी इंटू पी अपान क्यू हो जाएगा। अब निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में आयलोच जो है धनात्मक और ऋणात्मक होती है, विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में धनात्मक होती है और सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आयलोच धनात्मक होती है। इसी प्रकार से मांग की आड़ी लोच के अगर प्रतिपादक की बात करी जाए तो कहीं कहीं मार्शल को प्रतिपादक बुकों में दिया गया है, कहीं कहीं प्रोफेसर मूर को माना गया है और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या जो है रॉबर्ट टिफिन द्वारा की गई थी। मांग की आड़ी लोच का क्या मतलब होता है, जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। मांग की आड़ी लोच ई बराबर हो जाएगा एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको कह सकते हैं ई बराबर डी क्यू एक्स अपान डी पी वाई इंटू पी वाई अपान क्यू एक्स। यह सूत्र हो जाएगा मांग की आड़ी लोच का। अब विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, जैसे अगर स्वतंत्र वस्तु है तो स्वतंत्र वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच जीरो, पूरक वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक, स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच धनात्मक और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, लागत एवं लाभ के मध्य, आगत एवं निर्गत के मध्य, मांग एवं पूर्ति के मध्य, स्टॉक एवं प्रवाह के मध्य। तो उत्पादन फलन जो है आगत एवं निर्गत के मध्य संबंध की बात करता है। क्या है उत्पादन, तो विभिन्न साधनों को आपस में संयोजित करने के उपरांत जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहा जाता है। मार्शल ऋणात्मक उपयोगिता को उपभोग कहते हैं। उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है तथा उपभोग में उपयोगिता नष्ट होती है। उत्पादन एवं उपभोग दोनों आर्थिक क्रियाएं हैं तथा आर्थिक क्रिया में उपयोगिता का सृजन एवं विनाश दोनों होता है। अगर उत्पादन फलन की बात की जाए तो क्यू एक्स बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ एल के एल ई ओ, जिसमें क्यू एक्स आश्रित चर है या उत्पादन की मात्रा बताता है तथा एल के एल ई ओ जो है स्वतंत्र चर है तथा उत्पादन के निर्धारक बताते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन के निर्धारक के मध्य तकनीक संबंध व्यक्त करने वाले फलन को उत्पादन फलन कहते हैं। या कहा जा सकता है आगत एवं निर्गत के मध्य तकनीक संबंध व्यक्त करने वाले फलन को उत्पादन फलन कहते हैं। और उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, यूलर के प्रमेय का संबंध है। तो यूलर के प्रमेय का संबंध वितरण के क्षेत्र से है, डी सही है। अगला डब्ल्यू लियोनटिफ को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो लियोनटिफ को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है आगत निर्गत विश्लेषण के लिए प्रदान किया गया था, सी सही है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन,
डब्ल्यू लियोन्टिफ को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1973 में प्रदान किया गया था। बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की कीमत लोच होती है। तो कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की कीमत लोच भिन्न भिन्न होती हैं। ए ऑप्शन सही है। कीमत विभेद एकाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता है। क्या है कीमत विभेद, किसे कहते हैं कीमत विभेद? पीगू ने कीमत विभेद की क्या क्या शर्तें दी, या कौन कौन सी कसौटियाँ कीमत विभेद की पीगू ने दी थी, तथा कीमत विभेदीकरण की शर्त क्या क्या है, किस कंडीशन में कीमत विभेदीकरण की शर्त अच्छे से फुलफिल होती है। तो इन सब बातों के बारे में जान लेते हैं। तो कीमत विभेद जब एकाधिकारी या विक्रेता अपने एक ही उत्पाद का मूल्य अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग प्राप्त करने में कामयाब या सफल होता है, तो ऐसी स्थिति को कीमत विभेद कहा जाता है। कीमत विभेद की शर्तें, किन कंडीशन में कीमत विभेद लागू होती है, क्या है कीमत विभेद की शर्तें, तो इनको जान लेते हैं। एकाधिकारी की स्थिति बाजार में पाई जाती है तब कीमत विभेद की स्थिति होती है। एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है, एक ही वस्तु का विक्रेता हो या उत्पादक हो, तभी बाजार में कीमत विभेद की स्थिति पाई जाएगी। बाजार कम से कम दो हिस्सों में बटा हुआ हो, दोनों बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, एकाधिकार या एकाधिकारी द्वारा बेची गई वस्तु अहस्तांतरणीय हो, अन्य कोई वस्तु ना बेच पाए। सामान्यतः सेवाएं जो हैं हस्तांतरणीय होती हैं। स्थानापन्न वस्तु ना हो तथा बाजार दूर दूर हो और सूचना उपभोक्ता तक ना हो वस्तु के मूल्य की। तो ऐसी स्थिति में एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद की स्थिति देखने को मिलती है। प्रोफेसर पीगू ने कीमत विभेद की 3 कोटियों की बात की थी और इन 3 कोटियों को प्रोफेसर पीगू ने शोषण की कोटि कहा, जिसमें प्रथम कोटि की कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। अब हम लोग जान लेते हैं प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण क्या है। तो प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण में एकाधिकारी प्रत्येक वस्तु की कीमत अलग अलग वसूल करता है, अर्थात उपभोक्ता के संपूर्ण अतिरेक पर एकाधिकारी का कब्जा हो जाता है। कीमत विभेदीकरण की स्थिति में प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण जो है वह सबसे मजबूत कीमत विभेदीकरण माना जाता है। इसके एग्जाम्पल में डॉक्टर एवं वकील को लिया जाता है। अब सेकेंड नंबर के कीमत विभेदीकरण की अगर बात की जाए तो जब एकाधिकारी 2 से अधिक एवं अनंत से कम कीमत वसूल करने में कामयाब हो जाता है तो उसे द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण कहते हैं। द्वितीय कोटि के कीमत विभेदीकरण में विक्रेता को या उत्पादक को प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण से थोड़ा सा कम लाभ मिलता है कीमत विभेदीकरण का। अगर तृतीय कोटि के कीमत विभेदीकरण की बात की जाए तो कीमत विभेदीकरण का सबसे कमज़ोर रूप जो है वह तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण होता है। तृतीय कोटि के कीमत विभेदीकरण में एकाधिकारी एक वस्तु के लिए 2 कीमत वसूल करने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। इन कीमत विभेदीकरण की स्थितियों को प्रोफेसर पीगू ने शोषण की दर कहा है। तो यह कीमत विभेदीकरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो इनकी जो शर्तों में वह कब कीमत विभेदीकरण लाभदायक होगा जब दोनों बाजार में मांग की कीमत लोचें भिन्न भिन्न हों। ये सही है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन? श्रम का पूर्ति वक्र होता है, क्षैतिज होता है, ऊपर उठता हुआ होता है, पीछे मुड़ता हुआ होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो श्रम का पूर्ति वक्र जो है वह पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है। साधारण तौर पर श्रम का पूर्ति वक्र बाएं से दाएं होता है। यह साधारण तौर पर श्रम का पूर्ति वक्र जो है बाएं से दाएं होता है, किंतु कई बार श्रम का पूर्ति वक्र बाईं ओर पीछे की तरफ मुड़ता हुआ वक्र का रूप धारण कर लेता है। इसका अर्थ है कि मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रम की पूर्ति कम हो जाती है। अब मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़नी चाहिए लेकिन कम क्यों हो जाती है? तो
इसके दो कारण अर्थशास्त्रियों ने बताए। पहला कारण बताया कि काम के इच्छुक श्रमिकों की संख्या में कमी आती है, तो जब मजदूरी दर बढ़ जाती है तो कुछ दिन काम कर लेते हैं, जिससे उनको कुछ आय प्राप्त हो जाती है, तो वह आय खर्चा करने के लिए उनको जो है क्या करना पड़ता है, काम का त्याग करना पड़ता है, या काम के प्रति इच्छा कम हो जाती है। इससे क्या होती है, श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। क्या है, काम के इच्छुक श्रमिकों की संख्या में कमी हो जाती है, या कह सकते हैं कि काम जो घर के समस्त सदस्य कर रहे थे, अगर मजदूरी दर बढ़ जाती है तो कुछ सदस्य महिला या बुजुर्ग काम से हटा देता है, परिवार का मुखिया जो होता है, तो इससे भी श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। या दूसरा जो कारण है पूर्ति वक्र के पीछे की ओर मुड़ने का, काम एवं आराम अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक वस्तु बाजार में संतुलन की शर्त होती है। तो एक वस्तु बाजार में संतुलन की शर्त वहाँ होगी जहाँ मांग की पूर्ति मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। ए सही है 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी? तो प्रोफेसर पीगू ने साम्य फर्म की अवधारणा दी थी। व्यापार की शर्तें उस देश के पक्ष में होंगी जिनकी निर्यात एवं आयात की मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकारी शक्ति की कोटि का सूत्र में मापा जाता है। तो एकाधिकारी शक्ति की कोट को निम्न सूत्र से मापा जाता है, P माइनस MC/P, या कीमत एवं सीमांत लागत को एकाधिकारी की कोटि कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर का आंसर सही है। अगला है, विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कॉरिडोर, चैम्बरलिन, पालियोम्सीजी, कोई नहीं। तो विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत जो है वह प्रोफेसर पालियोम्सीजी द्वारा दिया गया था। सी सही है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्या सम्मिलित किया जाता है? विक्रय लागत, उत्पाद विभेद, कीमत प्रतियोगिता। तो विक्रय लागत तो होता ही है, क्योंकि वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन पर व्यय किया जाता है एकाधिकारिक और अल्पाधिकार बाजार में। उत्पाद विभेद की स्थिति होती है, कीमत प्रतियोगिता की स्थिति होती है। उत्पाद विभेद और कीमत विभेद, उत्पाद विभेद इसमें एकाधिकारिक प्रतियोगिता में होती है, और कीमत विभेद या कीमत विभेदीकरण की स्थिति एकाधिकार बाजार में पाई जाती है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? जैसे एकाधिकार बाजार में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर वस्तु समान होते हुए भी विभेदित होती हैं। कहा जा सकता है एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तुएं जो हैं विभेदित उत्पादित की जाती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं, या ईडी बराबर क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन में अनंत होती है। एकाधिकार में वस्तु स्थानापन्न शून्य होती है, वस्तु की स्थानापन्नता, और ईडी बराबर क्या होती है, 0 होती है। और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में वस्तुएं नज़दीकी स्थानापन्न होती है। मांग की आड़ी लोच अधिक होती है एकाधिकार बाजार में, तथा फर्मों की संख्या अधिक होती है एकाधिकारिक बाजार में। वस्तु की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण फर्में बाजार में स्वतंत्र व्यवहार करती हैं, और फर्में अपनी उत्पादन एवं कीमत का निर्धारण स्वतः करती हैं एकाधिकारिक बाजार में। फर्मों की लागत ढांचा एकाधिकारिक बाजार में यू आकार की होती है। AC, ABC, MC यू आकार की होती है। फर्में लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत वहन करती हैं, अर्थात फर्में विज्ञापन पर पैसा खर्चा करती हैं और उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। विक्रय लागत यू आकार का होता है। आरंभ में विज्ञापन पर खर्च करने से विक्रय ज़्यादा होती है, और आरंभ में उत्पादन में वृद्धि होने पर औसत विक्रय लागत कम होती चली जाती है, तथा एक सीमा के बाद उत्पादन में वृद्धि बिक्री में वृद्धि की अपेक्षा औसत विक्रय लागत में वृद्धि होती है। तो यह कुछ विशेषताएं एकाधिकारिक बाजार की थी। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है, कपटपूर्ण अल्पाधिकार में अनकहे समझौते होते हैं, कोई समझौते नहीं होते हैं। प्रत्येक फर्म प्रबल फर्म होती है, कोई नहीं। तो कपटपूर्ण अल्पाधिकार में अनकहे समझौते होते हैं। ए सही है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
15 नंबर, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। क्या क्या ऑप्शन है? कीमत नेतृत्व, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, बाजार शक्ति, वस्तु विभेद। तो एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ शून्य हो जाता है वह है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश से पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारिक बाजार में फर्मों का लाभ 0 हो जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। तो AR वक्र पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एकाधिकारिक साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां, तो एकाधिकारिक साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां MR बराबर MC होगा, और MR बराबर MC डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए सही आंसर क्या है? डी है 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, अपूर्ण प्रतियोगिता को दुधारी तलवार किसने कहा? स्टिगलर, सैमुअल्सन, चैम्बरलिन, रॉबिन्सन। तो अपूर्ण प्रतियोगिता को दुधारी तलवार स्टिगलर ने कहा था। 17 का ए सही है, 18 का ए सही है, और 17 का सही डी रहा। 19, विकुंचित मांग रेखा का ऊपरी भाग सापेक्षतया अधिक लोचदार होता है, कम लोचदार होता है, पूर्ण रूप से बेलोच होता है, पूर्ण लोचदार होता है। तो विकुंचित मांग वक्र का यह भाग जो ऊपरी पूछा है यह अधिक लोचदार होता है या कम लोचदार होता है? अधिक लोचदार किसमें है? ए ऑप्शन में है। तो 19 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर द्वारा किया गया था। सी सही है। लाभ के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जान लिया जाए। क्या है लाभ के सिद्धांत? लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत प्रोफेसर JB क्लार्क ने दिया था। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर ने दिया। लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत प्रोफेसर नाइट ने दिया। लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत JK मेहता द्वारा दिया गया। लाभ का लगान सिद्धांत वाकर ने दिया। लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत प्रोफेसर हाले द्वारा दिया गया। लाभ का संभावित विस्मय सिद्धांत साइकिल द्वारा दिया गया था। अब लाभ किसे कहते हैं यह भी एक जानने योग्य प्रश्न है। तो कुल उत्पादन का वह अवशेष जो भूमि, श्रम तथा पूंजी के पारिश्रमिक के बाद साहसी को उत्पादन क्रिया में प्राप्त होता है उसे लाभ कहा जाता है। तो लाभ का लगान सिद्धांत प्रोफेसर वाकर द्वारा दिया गया था, और लाभ का संभावित विस्मय सिद्धांत साइकिल द्वारा दिया गया था। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा दिया गया था। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर ने दिया था, और लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत प्रोफेसर नाइट ने दिया था। तो ध्यान रखने वाली दोनों बातें हैं। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर ने दिया, और लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा दिया गया था। अगला है जोखिम वहन करने का लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जोखिम वहन करने का लाभ का सिद्धांत जो है वह प्रोफेसर हाले द्वारा दिया गया था। हाले डी ऑप्शन में है। 22 का सही आंसर डी हो जाएगा। जोखिम वहन करने का लाभ का सिद्धांत प्रोफेसर हाले द्वारा दिया गया था। अगला है सट्टा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो सट्टा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत जो है प्रोफेसर कीन्स द्वारा दिया गया था। तो हो जाएगा सही आंसर 23 का बी। अगला है निम्न में से प्रदर्शित है। तो निम्न में क्या प्रदर्शित है? तो यह चित्र जब MC, AC, AR, MR सब बराबर हों तो यह पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म एवं उद्योग का संतुलन स्थापित करता है। तो ये सही है। अगला है लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर होता है। उद्देश्य का, गोपनीयता का, बजट निर्धारण प्रक्रिया का, तो सभी का अंतर होता है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, क्लार्क ने दावा किया कि विश्व के अधिकांश देशों के लिए कराधान की सुरक्षित उच्चतम सीमा है राष्ट्रीय आय का 40%, राष्ट्रीय आय का 30%, राष्ट्रीय आय का 25%, राष्ट्रीय आय का 20%। तो राष्ट्रीय आय का 25% सी सही है 26 का।